जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों ये हमारा लगातार 59वां लेक्चर है जिसमें हम हर बार की तरह हाल ही में चर्चा में रहे करंट अफेयर के टॉपिक पे चर्चा करने वाले। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में है और हाल ही में इसमें चर्चा में रहने का एक इंपॉर्टेंट कारण था कि बॉम्बे की जो हाई कोर्ट है इसकी गोवा में एक पीठ है और गोवा पीठ ने गोवा की सरकार को एक निर्देश जारी किया है और उस निर्देश में यह कहा है कि 24 जुलाई से, याद रखिएगा क्या कहा है, 24 जुलाई 2023 से अगले 3 माह में, है ना, 24 जुलाई 2023 से अगले 3 माह में जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसे टाइगर रिजर्व के तौर पर चिन्हित किया जाना है। अब टाइगर रिजर्व के तौर पर उसको बनाने के लिए गोवा की सरकार को यह आदेश दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ के द्वारा और कहीं ना कहीं इसी वजह से पूरा के पूरा वन्यजीव अभ्यारण्य डिस्कस या चर्चा का मुद्दा बन गया है। याद रखिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो बनाने की घोषणा होगी दोस्तों वो 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उस अधिनियम के तहत ही ये घोषणा की जाएगी। उस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो होगी वो किसी भी क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित कर सकती है। तो बाघों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को एक इंपॉर्टेंट निर्देश के तौर पर आप इस आदेश को देखते हैं। क्लियर? अब यह हमको समझना है कि महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये गोवा के उत्तरी भाग में स्थित एक इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जहां पर आपको वज्रा सकला और विरधि झरना देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों झरने जो हैं ऐसे ही और भी कई अच्छे सुंदर झरने आपको इस अभ्यारण्य के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। ये लोकेशन है किसकी? अभ्यारण्य की। अब यहाँ देखिए कि ये जो अभ्यारण्य है ये अभ्यारण्य जो है ये लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसले के लिए भी फेमस है। लंबी चोंच वाले गिद्ध, याद रखिएगा कि भारत में गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर जाने जाते हैं IUCN की सूची के हिसाब से, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इस क्षेत्र में लंबी चोंच वाले जो गिद्ध हैं उनके घोंसले देखने को मिलते हैं, स्पेशली वज्रा सकला जो झरना है उसके आसपास के क्षेत्र में। तो इस वजह से अभ्यारण्य और ज्यादा खास हो जाता है और यहाँ पर आपको कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो अन्य प्रकार के भांति भांति की प्रजाति के पक्षी जो यहाँ देखने को मिलते हैं उसके कारण से इस पूरे अभ्यारण्य को आप अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के अंदर भी शामिल करते हैं। क्लियर? ये जो अभ्यारण्य दोस्तों ये महादेई नदी, ये जो नदी है इसका नाम है महादेई नदी, इसके अंतर्गत आता है। मतलब इस अभ्यारण्य से ही ये जो नदी है ये बहती है। लेकिन महादेई नदी जो है ना दोस्तों ये कर्नाटक से निकल कर आती है। कहाँ की नदी है? ये कर्नाटक की नदी है और पणजी जो है गोवा का इसके पास जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो महादेई नदी जो है वो इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, इसीलिए कि इसका पूरा क्षेत्र इसके जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस अभ्यारण्य का नाम महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य मिला है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कहीं ना कहीं बोला गया है। किसको? गोवा की सरकार को। किसने कहा है? गोवा पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट की। क्लियर? अब ये प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात कर ले दोस्तों तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था भारत में और इसके बाद हम देखें तो भारत में समय समय पर बाघों के संरक्षण के लिए अलग अलग अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हो, यहाँ पर टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। लगभग भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर? और अगर इसको भी आप टाइगर रिजर्व के तौर पर अगले 3 महीने में देखते हैं तो 54 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे हमारे देश में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। टाइगर रिजर्व क्या है? बाघों के संरक्षण के लिए भारत में एक प्रावधान है जहां पर बाघों के संरक्षण की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्लियर? चलिए, तो ये आपको देखने को मिल सकता है अगले बाघ रिजर्व के तौर पर। कौन सा दोस्तों? महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो गोवा में है। महादेई नदी इस क्षेत्र से होकर गुजरती है और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का कौन सा? याद रखिए बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने दिया है। ठीक, अगला टॉपिक है आपका दोस्तों बटागाई का क्रेटर। याद रखिए बटागाई का क्रेटर जो है ये रूस में है। रूस में बटागाई का क्रेटर है और ये जो क्रेटर है दोस्तों ये विश्व का
सबसे बड़ा लगभग 1 किलोमीटर लंबा क्रेटर है। और इसकी प्रकृति हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा एक प्रकार का परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, ये परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। और यहां पर समस्या क्या है, हाल ही में चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण ये फैलता जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है ये क्रेटर, और धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, सब तरफ फैलते जा रहा है। अब इसके फैलने के कारण यहां पर व्यवस्था जो है वो गड़बड़ होती जा रही है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखें तो समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ परमाफ्रॉस्ट क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कम से कम 2 साल, कितने साल, कम से कम 2 वर्ष लगातार या उससे ज्यादा समय तक बर्फ से ढका रहता है, तापमान 0 डिग्री के नीचे होता है। ऐसे क्रेटर वाले जोन को आप परमाफ्रॉस्ट क्रेटर के नाम से जानते हैं। और रशिया का जो बटागाई का क्रेटर है वो इसी प्रकार का क्रेटर है, लेकिन इसकी जो स्थिति है उसमें आपको फैलाव देखने को मिल रहा है। फैलाव किस वजह से देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखेंगे फैलाव हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है दोस्तों उसके कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण जो ग्लेशियर हैं, हिम नदी, वो पिघलते चले जा रहे हैं। और यही कारण यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस क्रेटर के आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो यहाँ का परमाफ्रॉस्ट जो एरिया बर्फ से ढका हुआ है वो भी पिघल रहा है। उसके पिघलने के चलते ये जो क्रेटर, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई, वो बढ़ती चली जा रही है, फैल रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ ये भी समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये फैल तो रहा है, लेकिन यहां इसके पिघलने के कारण, इसके फैलने के चलते बहुत खतरनाक गैसों का रिसाव भी हो रहा है, जिसमें मीथेन जैसी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेस यहां से निकल रही हैं, जिनके चलते यहां का तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम रूस के इस क्षेत्र का तापमान देखें दोस्तों तो विश्व के औसत तापमान की तुलना में लगभग 2.5 गुना तेजी से इस क्षेत्र का तापमान में वृद्धि हो रही है, जो इसके लिए बहुत हानिकारक है। और लगातार यहां से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं वो भी यहां के क्षेत्र के लिए बहुत हानिकारक गैसें हैं। तो इस दृष्टि से यहां ये पूरा के पूरा इलाका एक प्रकार से समस्या बना हुआ है, तो इसीलिए चर्चा में भी रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बटागाई का क्रेटर कहां है, तो आप बताएंगे रशिया में है। और ये विश्व का सबसे लंबा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर के तौर पर भी जाना जाता है। हो सकता है करंट अफेयर से किसी यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम में मेंस का प्रश्न बन जाए, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर क्या होता है, तो उसको भी आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मिशन शक्ति, महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र। दोस्तों भारत में मिशन शक्ति एक इंपॉर्टेंट पहल के तौर पर देखा जा रहा है, और ये हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया एक इंपॉर्टेंट मिशन भी रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति हाल ही में पुनः चर्चा में क्यों रहा, तो याद रखिएगा कि देश में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक और एजेंसी आती है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, अर्थात NIPCCD। ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसने राज्य नोडल अधिकारी जो होते हैं, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार अधिकारी, तथा राज्य मिशन के जो समन्वयक होते हैं, उनके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति हब, क्या मिशन शक्ति हब पर पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है। और चूंकि पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, वो किस पर किया है, वो किया है मिशन शक्ति हब के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए। इस वजह से ये मिशन शक्ति फिर से हाईलाइट हो गया है, और हाईलाइट हो गया है क्या, NIPCCD। अब यहां ध्यान रखिएगा कि NIPCCD जो है वो 1966 में स्थापित की गई एक स्वायत्त संस्था है, जो मुख्य तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं पर काम करती है। महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए ही मिशन शक्ति हब जो है इसका पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। अगर हम दोस्तों मिशन शक्ति की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो इंपॉर्टेंट मिशन के तौर पर इसको शुरू किया गया, तो इसको आप 2 तरीके से देखते हैं दोस्तों। इसमें एक तो आप सामर्थ्य की बात करते हैं और एक आप बात करते हैं इसमें संबल की। इसमें 2 प्रकार से महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जाता है, एक दिया जाता है सामर्थ्य और दूसरा है संबल। अब देखिए कि सामर्थ्य की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात होती है। आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने की जब आप बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा उसको कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य इसके अंतर्गत आएगा। और संबल के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो इसमें लैंगिक आधार पर, याद रखिएगा लैंगिक आधार पर जब आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसके लिए आप संबल का प्रयोग करते हैं।
तो मिशन शक्ति की दो उपशाखाएं जो आपको देखने को मिलेंगी, एक में आपको मिलेगा सामर्थ्य और एक में आपको मिलेगा संबल। मतलब दोनों ही प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास होता है। ये सामर्थ्य में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आप मातृत्व वंदना योजना जैसी योजनाओं को ले सकते हैं। ये जो योजना है ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तौर पे सशक्त बनाने के लिए की जा रही है। लेकिन संबल के आधार पर देखें दोस्तों तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो मुहिम है, ठीक है, ये मुहिम हो, है ना, स्व आधार की जो व्यवस्था हो, ये जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं संबल बनाने के लिए चल रही हैं। तो एक प्रकार से मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत का एक इंपॉर्टेंट मिशन है, जो कहीं ना कहीं सभी रूपों में भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा है और काम कर रहा है। भारत में अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें दोस्तों तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज की जनसंख्या जो है उसमें आधा हिस्सा महिलाओं का है और समाज की जनसंख्या में आधा हिस्सा महिलाओं का है। लेकिन जब हम जीडीपी में योगदान की बात करते हैं तो फिर उसमें पुरुषों के योगदान को महत्वपूर्ण तौर पर गिना जाता है और महिलाओं के योगदान को बहुत कम गिना जाता है। क्योंकि हमारे देश में अगर हम देखें तो महिलाएं जो है वो एक ऐसे वर्ग में आती हैं जो काम सबसे ज्यादा करती है, लेकिन कई महिलाओं को वेतन भी प्राप्त नहीं होता। वो महिलाएं हैं जो किसी परिवार में सुबह 4 बजे उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद लगातार रात को 12 बजे तक कोई ना कोई काम करती रहती है, लेकिन उनको उसके भुगतान के तौर पर क्या प्राप्त होता है? तो उनके उस योगदान को आप जीडीपी में शामिल भी नहीं करते। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की जरूरत है और महिलाओं को और आगे बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि वो घरों में तक सीमित न रह जाएं, बल्कि आपके देश के विकास में, जैसे कि आप हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, उनको और सशक्त करने की जरूरत है। जितना कि आप कुछ चीजें आज देखते हैं देश में, वो मणिपुर की बात हो, राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों की बात हो, जहां पर आपको ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो, वो सशक्तिकरण के माध्यम से खत्म हो पाएगा। और ऐसी योजनाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रश्नोत्तरी वाला सेशन है। प्रश्नोत्तरी वाले सेशन में हम शॉर्ट में देखते हैं क्वेश्चन के रूप में करंट अफेयर में जो चर्चा में रहा है वो टॉपिक को। ठीक है, इसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो है 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहां किया गया है? तो कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये एक बहुत सुंदर शहर है ऑस्ट्रेलिया का। यहीं पर 2+2 वार्ता के तहत, 2 लोग हमारे मंत्री 2 उनके, 2+2 वार्ता के तहत 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधी निर्माण में सह सहयोग की बात की जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर देश में आपसी सहयोग को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉक रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में डिफेंस पॉलिसी को लेकर कैनबरा में। अगला दोस्तों, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में खजुराहो में। खजुराहो जो है यहां पर हाल ही में हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया गया है। ये जो दोस्तों योजना है, इसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर हो या हम बात करें छोटे विमान हो, तो हेलीकॉप्टर और छोटे विमान के माध्यम से देश में हर उस दूर दराज के अंतिम इलाके तक कनेक्टिविटी स्थापित करना है ताकि सब में एक समन्वय स्थापित हो सके। तो दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी स्थापित करने के उद्देश्य से ही ये मिशन, ये योजनाएं चला रही सरकार, जिसके 5.2 को खजुराहो मध्य प्रदेश में अभी बोल सकते उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों न केवल हवाई यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि हवाई यात्रा के किराए को भी कम करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है, उनके योगदान को सराहा जाता है और हम इस दिन हमारी जीत को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि कारगिल जो है वो 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चलता है 1999 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व हमारी सेना में मिलता है और हम पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हराते हैं और हमारे सैनिक
टाइगर हिल जो होती है उस पर फतह करके इस पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। टाइगर हिल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पूरी व्यवस्था के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें जो मोस्ट फेमस आपको कैप्टन दिखते हैं वो कैप्टन बत्रा जो है वो देखने को मिलते हैं। कैप्टन बत्रा को दोस्तों यहां पर कोड नेम दिया गया था। कोड था उनका क्या, शारजहां, और इसीलिए इनके लिए जो फिल्म बनी थी उसका नाम भी शारजहां रहा था। तो इनका कोड था। और जैसे ही जीत गए थे तो ये दिल मांगे मोर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। इनका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्लोगन, एक नारा भी दिखा था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कारगिल विजय दिवस जो हम हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखना है 1999 में हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों कि ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 500 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो कमलजीत ने जीता। क्लियर। अगला है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। दोस्तों याद रखिएगा हाई कोर्ट जो है इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत प्रावधान है। तो 1-2 का 4 और 2-1 का 4 याद रखिए। हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है दोस्तों वो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज, उनका जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम के आधार पर होती है। और कॉलेजियम 1993 से शुरू की गई व्यवस्था है जिसमें 5 जज, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 5 जजों की एक पूरी टीम बनाई जाती है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अपना नाम देते हैं और वो नाम केंद्र सरकार के पास जाते हैं और उन पर ही अंतिम रूप से मुहर लगाई जाती है। यहां पर याद रखिएगा कि राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा और केंद्र लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 214 जो है वो हाई कोर्ट की व्यवस्था के बारे में बात करता है। भारत में 25 हाई कोर्ट है। जो आप बात करें आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट सबसे नया हाई कोर्ट है और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की है। लेकिन यह भी कहा गया है कि संसद चाहे तो 2 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान भी कर सकती है। अगला है दोस्तों वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध की दर जो है वो सबसे ज्यादा थी वर्ष 2021 में। तो मध्य प्रदेश इस दृष्टि से एक अग्रणी राज्य के तौर पर देखा जा रहा है। अगला है दोस्तों नेक्स्ट, कहता है कि किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जी को नियुक्त किया गया है। बाकी हाईकोर्ट को लेकर मैंने बताया भी कि क्या व्यवस्था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के आपके हाल ही में चर्चा में रहे मुद्दे रहे हैं। क्लियर। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।